Assalamualaikum guys, how are you all? I hope all of you are doing well at your homes. In today's video, we are going to talk about post-structuralism according to Peter Berry. In the previous video, I have discussed about the characteristics of post-structuralism एंड इन दिस वीडियो हमने ये डिस्कस किया था पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया और उसके अलावा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के व्यूज़ को डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू पीटर बैरी, अकॉर्डिंग टू रेमन सेल्डन एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू हैंस बर्टन। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म अकॉर्डिंग टू पीटर बैरी करेंगे और जो हमारा मेन टॉपिक होगा कंसर्न का वो होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म अकॉर्डिंग टू पीटर बैरी। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल पीटर बैरी अपनी बुक लिटरेरी थेरी बिगनिंग थेरी के अंदर वो ये कहता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर्स जो हैं उनके बारे में या उनके व्यूज़ को वो बताता है कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो अक्यूज़ करते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट को कि वो इम्प्लीकेशन ऑफ व्यूज़ को फॉलो नहीं करते। और फिर वो बात करता है कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो इंटेलेक्चुअल रेफरेंसेस को परमानेंटली रिमूव करते हैं क्योंकि जो स्ट्रक्चरलिस्ट की अप्रोच थी वो साइंटिफिक अप्रोच थी, जबकि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट की अप्रोच थी वो स्केप्टिक अप्रोच थी और उनका लैंग्वेज के बारे में जो व्यूज़ थे वो डिफरेंट थे फ्रॉम दैट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म अकॉर्डिंग टू पीटर बैरी। तो पीटर बैरी ने बेसिकली जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का स्ट्रक्चरलिज्म से डिफरेंस बताया है तो उसने डिफरेंट पॉइंट्स के साथ बताया। बेसिकली वो 4 पॉइंट्स बताता है डिफरेंस के बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और उस पॉइंट्स के जो की फैक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। ठीक है, सबसे पहले वो बताता है कि ओरिजिन, कि स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के ओरिजिन में क्या बेसिक डिफरेंस है। स्ट्रक्चरलिज्म पीटर बैरी कहता है कि जो स्ट्रक्चरलिज्म का ओरिजिन था वो लिंग्विस्टिक से हुआ था। ठीक है, लैंग्वेज से हुआ था और फर्डिनेंड दे सोशोर के आइडियाज़ के लिंग्विस्टिक के अकॉर्डिंग फर्डिनेंड दे सोशोर के जो आइडियाज़ थे जैसे लैंग, पेरोर, सिग्निफाइड, सिग्निफायर, इन सब से हमें स्ट्रक्चरलिज्म का ओरिजिन देखने को मिलता है। और वो कहता है कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो बिलीव करते थे दैट इफ़ वी ऑब्जर्व एक्यूरेटली, collect data systematically and make logical deduction then we can reach reliable conclusion about language and the word। तो उनके बारे में वो कहते हैं कि अगर डाटा के जो भी डाटा है अगर हम उसे एक्यूरेटली साइंटिफिकली तौर पे एक्यूरेटली उसे कलेक्ट करें और फिर सिस्टमेटिकली उसे ऑब्ज़र्व करें, एक्यूरेटली सिस्टमेटिकली उसे कलेक्ट करें और फिर लॉजिकली तौर पे उसको देखें तो फिर ही हम रिलायबल नॉलेज ऑफ द वर्ड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एज़ कंट्रास्ट टू दिस व्यू पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का जो ओरिजिन था वो फ़िलोसफी से हमें देखने को मिलता है और जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का ओरिजिन है हमें जैक डेरिडा के जो आइडियाज़ हैं उनमें से देखने को मिलता है। ठीक है, और जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो फ्रेडरिक नीचे जो खुद एक फ़िलोसोफ़र था उसके रिमार्क में बिलीव करते हैं देयर आर नो फैक्ट्स ओनली इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक अप्रोच पे फोकस नहीं करते, तो वो कहते हैं देयर आर नो फैक्ट्स ओनली इंटरप्रिटेशंस। और इंटरप्रिटेशंस भी वो होती हैं जो रीडर किसी भी टेक्स्ट को रीड करके क्रिटिकली एनालाइज करके करता है। नेक्स्ट है फिलोसफी इज़ टू स्पीक। अब जो पीटर बैरी इनके बारे में कहता है कि फ़िलोसफी इज़ टू स्पीक स्केप्टिकल बाय नेचर, यानी वो फ़िलोसफी पे बिलीव करते हैं और उनकी जो नेचर है वो स्केप्टिकल नेचर है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट की। पोस्ट स्ट्रक्चर इनहेरिट्स दिस हैबिट ऑफ स्केप्टिसिज्म एंड इंटेंसिफाइज इट। तो ये जो सारे मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं ये लिखे हैं पीटर बैरी के। ठीक है, पीटर बैरी की उसने जो बुक में बिगनिंग थ्योरी के अंदर दिए थे और इन पॉइंट्स को आप एज अ कोटेशन भी अपने क्वेश्चन के अंदर ऐड कर सकते हैं। वो कहता है कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वो इनहेरिट करते हैं द हैबिट्स ऑफ स्केप्टिसिज्म को और फिर उसे इंटेंसिफाइज कर देते हैं। ठीक है, Okay, so next we are going to talk about the second point of difference between post-structuralism and structuralism according to Peter Berry। पीटर बैरी ने अपना जो दूसरा पॉइंट रखा था इसके डिफरेंस में वो था टोन और स्टाइल का, कि जो स्ट्रक्चरलिज्म की टोन और स्टाइल है वो डिफरेंट है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से। वो कहता है कि जो स्ट्रक्चरलिज्म की राइटिंग है इट्स एम फॉर अ डिटैच्ड साइंटिफिक कूलनेस ऑफ टोन। ठीक है, डिटैच्ड साइंटिफिक कूलनेस की बात करता है। अगर हम डिटैच्ड कूलनेस की बात करें तो डिटैच कूलनेस का मतलब होता है अपन, एक होता है अटैच, एक होता है डिटैच। डिटैच का मतलब होता है खुद से बिल्कुल अलग हो जाना। ठीक है, वो इसके अंदर अपने व्यूज़ को नहीं रखता, वो साइंटिफिक कूलनेस को जैसे कि वो बात करता है कि अगर हम लॉजिकली तौर पे डिडक्ट करें डाटा को, ठीक है, तो इसलिए वो साइंटिफिक कूलनेस पे बात करते हैं और ख़ुद को अपनी सब्जेक्टिविटी को अपनी इंटरप्रिटेशन को इससे डिटैच कर लेते हैं।
रोलन बार्थ्स अपने वो जो पीटर बेरी अपने इस ओरिजिन के अंदर यानी सॉरी इस डिफरेंस के अंदर टोन और स्टाइल के डिफरेंस के अंदर हमें एक एग्जांपल भी देता है रोलन बार्थ्स के ऐसे की। और रोलन बार्थ का ऐसे था इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव्स 1966 के अंदर जो पब्लिश हुआ। रोलन बार्थ ने इसके अंदर जो अप्रोच रखी है, जो स्टाइल रखा है, वो न्यूट्रल है और टिपिकल साइंटिफिक राइटिंग को वो यूज़ करता है रोलन बार्थ्स इसके अंदर। तो बेसिकली ये जो रोलन बार्थ्स का ये वर्क है, पीटर बेरी ये भी कहता है कि इसका ये वर्क, इसने जो वर्क लिखा था द डेथ ऑफ द ऑथर, उस वर्क से पहले जो डेथ ऑफ द ऑथर है बेसिकली वो वर्क था रोलन बार्थ्स का, जिसमें हमें ये शिफ्ट होता देखने को मिलता है फ्रॉम स्ट्रक्चरलिस्ट टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर। ठीक है, और ये जो डेथ ऑफ द ऑथर से इसने पहले लिखा था, जिसके जब ये एक स्ट्रक्चरलिस्ट था और इसके अंदर वो साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करता है। और जो नेक्स्ट हमारे पास है वो कहते हैं कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की जो टोन है वो इमोटिव टोन है, यूरोफिक टोन है, फ्लैम्बोएंट और सेल्फ कॉन्शियस शोए। ठीक है, ये यूरोफिक टोन यूज़ करते हैं, इमोटिव टोन यूज़ करते हैं अपने वर्क्स के अंदर। यूरोफिक टोन ऐसी टोन होती है जिसके अंदर रीडर की इंटेंस फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, और इमोटिव टोन तो हमें पता ही है कि जिसके अंदर रीडर खुद पढ़ के इमोशनल को अटैच करके वो इसको फाइंड आउट करता है मीनिंग को। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑफन द सेंट्रल लाइन ऑफ द अर्जेंट of the argument is based on pun and wordplay and illusion of some kind। ओके, तो जो कहते हैं कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे ना, उनकी जो वर्क होता था उनके अंदर वो पन भी यूज़ कर लेते हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि जब भी कोई राइटर अपना वर्क लिखता है तो वो उसके अंदर पन भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, हमें पन के एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, एल्यूजन्स भी देखने को मिलता है। ठीक है ना, सेंट्रल लाइन के आर्ग्यूमेंट्स के सूरत में। तो उनकी जो टोन होती है वो इमोटिव टोन होती है। फिर वो कहते हैं ओवरऑल इट सीम्स टू एम फॉर एन इंगेज्ड वार्म हमें देखने को मिलती है रेदर देन अ डिटैच्ड कूलनेस। ठीक है, तो इंगेज्ड वार्म ऑफ द रीडर टुवर्ड्स द टेक्स्ट दैट ही इज़ गोइंग टू रीड। ठीक है, रेदर देन द डिटैच्ड कूलनेस, ये हमें देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसका जो थर्ड पॉइंट उसने दिया था इनके डिफरेंस में, वो था एटीट्यूड टू लैंग्वेज की। स्ट्रक्चरलिस्ट वो कहता है कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट का एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज था वो ये समझते थे कि लैंग्वेज ही हमारे कि जो हमारी वर्ड है ना, वर्ल्ड WORLD वाला, ठीक है, वर्ल्ड जो है वो लैंग्वेज के थ्रू कंस्ट्रक्ट की गई है। एंड वी डू नॉट एक्सेस टू रियलिटी रेदर देन थ्रू द लिंग्विस्टिक मीडियम, यानी लैंग्वेज ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम ना वर्ड की रियलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस एटीट्यूड ऑफ लैंग्वेज, जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो कहते थे कि जो रियलिटी है वो लैंग्वेज के थ्रू नहीं फाइंड आउट कर सकते। रियलिटी इट्सेल्फ इज टेक्सचुअल, यानी टेक्स्ट के अंदर ही रियलिटी होती है। वी आर नॉट फुली इन द कंट्रोल ऑफ मीडियम ऑफ लैंग्वेज, सो लैंग्वेज कैन नॉट बी प्लान इन सेट प्लेसेस। ठीक है, ये उनकी बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशंस दो हैं जो मैंने पीटर पेरी की ऐड की हैं यहाँ। वो कहते हैं कि लैंग्वेज वी आर नॉट फुली अंडर द कंट्रोल ऑफ मीडियम ऑफ लैंग्वेज के कंट्रोल में नहीं है। और फिर वो कहते हैं लिंग्विस्टिक एंग्जाइटी की बात करते हैं कि लिंग्विस्टिक एंग्जाइटी देन इज़ अ की नोट ऑफ द पोस्ट स्ट्रक्चरल आउटलुक। ठीक है, तो यहाँ पोस्ट स्ट्रक्चर आप लिख लेना, पोस्ट स्ट्रक्चरल आउटलुक। तो वो लैंग्वेज एंग्जाइटी की बात करते हैं क्योंकि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया कि जो टेस्ट ऑफ लैंग्वेज है ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द व्यू पॉइंट ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, ये उनसे डिफरेंट है। तो अब हम बात करते हैं उसके लास्ट पॉइंट की, जो पीटर बेरी इनके डिफरेंस में देता है, वो है प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट या एम का पॉइंट। कि जो स्ट्रक्चरलिज्म का बेसिक पर्पस क्या था, वो कहते थे क्वेश्चन स्ट्रक्चर के पे फोकस करना, स्ट्रक्चर को क्वेश्चन करना। ठीक है, और ब्रेक फ्री हो जाना फ्रॉम द हैबिचुअल मोड ऑफ परसेप्शन, यानी परसेप्शन से फ्री हो जाना, परसेप्शन नहीं करना किसी भी वर्क की। लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो रिजेक्ट करते थे कंस्ट्रक्टेड सब्जेक्ट को, यानी वो स्ट्रक्चरलिज्म को रिजेक्ट करते थे। और जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले थे वो स्ट्रक्चर पे फोकस करते थे। ठीक है, और उनका बेसिक जो पर्पस होता था वो प्रेफरिंग द नोशन ऑफ द डिसॉल्व और कंस्ट्रक्टेड सब्जेक्ट को प्रेफर करना होता था। ओके, तो यहाँ जो लास्ट पे उसने इसको ओवरऑल पीटर बेरी ने इनको ओवरऑल इसके डिफरेंस को कंबाइन किया था। वो ये कोटेशन देता है, थस इट्स टॉर्च ऑफ स्केप्टिसिज्म बर्न्स अवे द इंटेलेक्चुअल ग्राउंड ऑन
ऑन विच वेस्टर्न सिविल वर्ड इज़ बिल्ट। तो वो इनके बारे में कहता है कि जो इनके जो स्केप्टिकल नेचर है वो जला देती है इंटेलेक्चुअल ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज को, जिस पे वेस्टर्न जो वर्ड है वो बिल्ड करती है। तो ये तो थे उनके डिफरेंस अकॉर्डिंग टू पीटर बेरी। तो कुछ वो प्रैक्टिकल डिफरेंस भी देता है बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म के दरमियान प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है? पहला तो ये प्रैक्टिकल डिफरेंस है वो बैलेंस पे फोकस करते हैं, पैटर्न पे फोकस करते हैं, और फिर वो क्या है वो टेक्स्ट की यूनिटी पे फोकस करते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चरलिज्म, जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या था, वो पैराडॉक्सिस पे फोकस करते हैं, अफोरिया पे फोकस करते हैं। अफोरिया क्या होता है? ये भी एक टर्म थी जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर यूज़ की गई थी, और इस टर्म के अंदर कहा गया था कि जितने भी पजल्स हैं ना टेक्स्ट के अंदर, वो उस पजल को फोकस करके कोई भी रीडर कैसे एनालाइज कर सकता है, ठीक है। और ये बेसिकली फोकस करते हैं डिसयूनिटी ऑफ द टेक्स्ट पे। और अब हम बात करते हैं कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो इसको एनालाइज कैसे करते हैं। पोस्ट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू पीटर बेरी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म सबसे पहले रीड द टेक्स्ट अगेन इटसेल्फ, यानी टेक्स्ट की नेचर के से अगेंस्ट जाके इसको रीड करते हैं, ठीक है। फिर उसके सरफेस फीचर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सरफेस फीचर ये कि रीडर जो ये जो ऑथर है उस पर तो फोकस करते नहीं, ऑथर तो डेड हो चुका है इनके बारे में, यानी ऑथर के व्यूज़ को एक साइड पे रखते हैं। तो जो हमारे पास टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट की जो लैंग्वेज है उस पर फोकस करते थे, उनमें अंदर सिमिलैरिटीज़ देखते थे, साउंड्स को देखते थे, ठीक है। रूट मीनिंग को खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे। वो फिर क्या करते थे, वो डिसयूनिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे, यानी वो डिसयूनिटी दिखाते हैं, वो यूनिटी नहीं दिखाते। टेक्स्ट के मीनिंग के टेक्स्ट में जो ऑथर का मीनिंग है और टेक्स्ट में जो रीडर अपना मीनिंग फाइंड आउट करता है उसमें यूनिटी नहीं दिखाते, यानी सेम मीनिंग नहीं होता, ठीक है। और फिर क्या करते थे, वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मीनिंग को देते थे। जैसी बात है, एक टेक्स्ट के अंदर वो कहते हैं प्लूरलिटी ऑफ टेक्स्ट होनी चाहिए। और फिर क्या करते थे, दे लुक फॉर शिफ्ट एंड ब्रेक आउट ऑफ वेरियस काइंड ऑफ द टेक्स्ट, यानी वेरियस काइंड ऑफ टेक्स्ट को वो फोकस करते थे। और फोल्ट लाइन उसे कहा क्या है, दे डिसकंटिन्यूटी वो दिखाते थे टेक्स्ट के अंदर, तो जिसे हम कहते हैं फोल्ट लाइन। ओके तो अब हमने ये देखा कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कैसे फोकस करते थे कि वो टेक्स्ट को उसकी नेचर के अगेंस्ट जाके उसके सरफेस फीचर पे फोकस करके डिसयूनिटी दिखाते हैं, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मीनिंग हमें देखने को मिलता है, और जिसकी सूरत में फॉल्ट लाइन हमें देखने को मिलती है। तो फॉल्ट लाइन को भी मैंने आपको बता दिया। ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज वीडियो। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म अकॉर्डिंग टू पीटर बेरी। If you have any query, you can ask me in the comment section. Please do not forget to like, subscribe and share my channel. Allah Hafiz.